नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हुसैन। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है, जो नामांकन की प्रक्रिया कल अंतिम तारीख था 20 तारीख को, वो नामांकन का प्रक्रिया अब समाप्त हो गया है। अब बचे खुचे जो मामला है स्क्रूटनी का, वो अब स्क्रूटनी चल रहा है। ऐसे में तमाम अब जो जितने भी उम्मीदवार हैं बिहार विधानसभा में, वो सभी लोग अब मैदान में आ चुके हैं। अब सरगर्मी तेज हो गया है, माहौल बदल गया है, लोगों का मिजाज बदल गया है और लोग जो हैं अब क्षेत्र में अलग तरीके का आवाज निकलने लगी है लोगों की क्षेत्र में। चूंकि दीपावली और छठ दो ऐसे बहुत बड़े त्योहार है और इन त्योहारों में एक लोकतंत्र का भी पर्व सम्मिलित हो गया है। तो ऐसे में सारा जो है चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी है। और मैं इमामगंज विधानसभा में बात करूंगा, चूंकि हमारे सामने आज मेरे कैमरे पे बात करने के लिए बहुत ही पतले दुबले हैं, लेकिन काफी तजुर्बा है, काफी अनुभव है राजनीति के मामले में और बहुत कम उम्र में बहुत आगे निकल चुके हैं। चूंकि जिस तरीके से इस समय अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, नाम है इनका सब्बू खान, और लगातार चूंकि राजनीति में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले उपचुनाव की बात किया जाए या लोकसभा की बात किया जाए या इस वक्त वर्तमान में, तो अभी विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था उस समय काफी ट्रेंड पर थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुहिम छोड़ा था, हिंदू एकता का मिसाल कायम किया था। और अभी जो है लगातार जो रितु प्रिया चौधरी जो इमामगंज से राजद के जो उम्मीदवार हैं और उनके लिए एकदम बिल्कुल दमखम दिखा रहे हैं, अपना ताकत झोंक रहे हैं और अभी तक सबसे आगे निकल कर आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत पत्रकार महोदय कि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और इसके लिए आपको स्पेशल हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में मीडिया का जो मेन रोल है वो तो मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर पा रही है, मगर आप अगर अदा कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है, देखिए इस इमामगंज विधानसभा की इस बार स्ट्रेटजी क्या रहेगा? क्योंकि इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था, इस बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला आमने सामने का देखा जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहली चीज ये है कि इमामगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार का चुनाव इस बार का जो है थोड़ा अलग दिशा में हो रहा है। जिस तरह से उम्मीदवारों को टिकट मिलना, एकदम टाइम पे टिकट मिलना, बहुत सारे उम्मीदवार हैं कि सेम डे में टिकट मिल रही है, जाकर के नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद चुनाव तो बहुत मतलब माने रखता है, मगर जहां तक इमामगंज विधानसभा की बात है तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहां पे रितु प्रिया चौधरी जी से कोई टक्कर नहीं है, किसी की कोई टक्कर नहीं है। रितु प्रिया चौधरी जी यहाँ पे 100% चुनाव निकाल रही हैं, क्योंकि समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कोयरी जाति के लोग, मुस्लिम जाति के लोग और साथ साथ यादव जाति के लोग ये एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और ऐसे भी लोग जो और भी कास्ट के लोग हैं, सारे लोग इनको लाइक कर रहे हैं। लाइक करने का रीजन ये है कि वर्तमान में जो विधायिका हैं अभी यहां, तो उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। उनके ससुर केंद्र में मंत्री हैं, वो उनके जो हस्बैंड हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो मां हैं 12 चट्टी से विधायक हैं, अपने इमामगंज की विधायक हैं। तो मतलब 4 परिवार, पूरा परिवार, मतलब उन लोग सब सीट अपने परिवार ले लिए। 6 सीट अभी उनको मिली थी, जिसमें 4 तो इन लोग ही मतलब हैं, मतलब फैमिली ही मेंबर इन लोग रहते हैं। तो ऐसे में लोग देखता है कि अपने घर के ही तो अपना घर वाला मतलब शासन हो गया कि जो रहेंगे टिकट कोई अच्छे कैंडिडेट को। आपके सामने अभी लक्ष्मण मांझी से जो बगावत हुआ इसी चीज को लेके हुआ कि हम लोग भी तो कैंडिडेट हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने ही आप चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज आपने बोला कि क्या ऐसा मजबूरी रहा कि हम मतलब ये हुए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि हम लोग सब चीज बर्दाश्त कर लेंगे, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी ने बोले कि मोहम्मद के नाम से सांप्रदायिकता की बू आती है। तो जब मोहम्मद के नाम से सांप्रदायिकता की बू आती है तो फिर कैसा सवाल पैदा होता है? कैसा सवाल पैदा होता है कि फिर हम मुसलमान आपको वोट करें? हम मुसलमान आपको यहां तक
बाराचट्टी के मुसलमान, भदिया के मुसलमान जीतन राम मांझी जी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और उसके बावजूद जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि मोहम्मद के नाम से सांप्रदायिकता की बू आती है। तो जब मोहम्मद के नाम से सांप्रदायिकता की बू आती है तो हम मुसलमान आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मोहम्मद के लिए हम लोग अपना पूरा घर परिवार सब त्यागने के लिए तैयार हैं। और दूसरे में इनके साथ प्लस पॉइंट है रितु प्रिया जी के साथ में। रितु प्रिया जी के साथ में प्लस पॉइंट है कि चौधरी का भी वोट इनके साथ इंक्लूडेड है, इसलिए चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब तक कितना विकास हुआ है? 10 साल जीतन राम मांझी रहे, 6 महीना दीपा मांझी रही, कितना कुछ विकास हुआ है? चूंकि एक तरफ जो है लगातार दीपा मांझी जो है वो शिलान्यास पे शिलान्यास करती जा रही हैं और विकास की गंगा बहा रही हैं। पत्रकार महोदय, सबसे अच्छा सवाल आपने किया, अभी आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया और इसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं कि आपने ये बात पूछ दी। ठीक है, मेरे दिल की बात आपने पूछ दी। विकास जाके देख लीजिए, मेरा घर डुमरिया में प्रखंड से 1-1.5 किलोमीटर जगत खाप पड़ता है। आप विकास कितना हुआ है, आप डुमरिया ढलान के पास से जगत खाप बसडीहा तक जाके देख लीजिए, आपको विकास नजर आ जाएगा। विकास तो क्या है क्या नहीं हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। आज तक मेरे रोड का यहां सबसे खराब, डुमरिया में सबसे खराब रोड अगर है तो बसडीहा रोड है, जगत खाप रोड है। कभी न एक बार नहीं, ना जाने अनगिनत बार दीपा मांझी उस रोड से क्रॉस की, जीतन राम मांझी क्रॉस किए। जीतन राम मांझी को रोक के हम बोले, जीतन राम मांझी मेरे घर पे गए, संतोष सुमन मेरे घर पे गए, मंत्री रहते भर में ये सब मेरे घर पे गए। हम बोले भी कि मेरा घर का रोड खराब है, मेरे गांव का रोड खराब है। जनता बरसात में ऐसा होता है कि बहुत जनता गिर जाती है, बहुत को एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत से जो बीमार टाइप के लोग हैं जल्दी मार्केट नहीं पहुंच पाते हैं रोड के कारण। इतना इतना पूरा गड्ढा हो जाता है रोड में। अभी उन्होंने क्या किया कि बोल्डर भरवा दिया कुछ दिन पहले। मतलब जनता उस रोड से परेशान है। क्या विकास हुआ है आप खुद देख सकते हैं। ये चुनाव के टाइम में शिलान्यास कर देते हैं, उसके बाद 5 साल सो जाते हैं। 1000 करोड़ का तो विकास हुआ है। तो विकास कितना बड़ा हुआ कि नजर ही नहीं आ रहा है। विकास अभी बच्चा ही है क्या? 1000 करोड़ का विकास तो बच्चा नहीं रहेगा, विकास को बड़ा होना नहीं चाहिए। तो विकास कहीं नहीं दिख रहा है। यह सरकार सिर्फ बोल बच्चन की सरकार है और बाकी कुछ नहीं है, खोखली सरकार है। इनके पास कोई वादे नहीं है, झूठ का विकास का ढोंग रचते हैं, कोई कहीं से कुछ मामला ही नहीं है। देखिए, आप जो है उपचुनाव में साथ में थे संतोष मांझी के साथ, दीपा मांझी के साथ, क्या स्ट्रेटजी बदला, क्या कमी लगा आपको कि उस पार्टी को छोड़कर आप राजद के साथ घूम रहे हैं, राजद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है यहां पे क्या है ना कि प्रचार प्रसार की बात नहीं है, लोगों को पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। लोगों को यहां पे पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स एक पर्सनल कॉन्टेक्ट से होती है, पॉलिटिक्स से पार्टी वाइज पॉलिटिक्स होती है। तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, राजद में नहीं हूं, मैं पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की पॉलिटिक्स करता हूं। कुछ दिन पूर्व अभी असुद्दीन वैसी साहब आए हुए थे, अख्तरुल ईमान साहब आए हुए थे, तो हम वहां भी थे। अख्तरुल ईमान साहब से चूंकि हमको बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है ना, तो आए होते तो हम उनके साथ भी थे। तो बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आप कौन पार्टी में हैं हंस करके। तो हम उनको समझाते हैं कि अभी पॉलिटिक्स को सीखो कि पॉलिटिक्स क्या होती है। इलिटरेट की तरह बात मत किया करो, जाहिलों की तरह लोग बात करते हैं कि किस पार्टी में हो। ऐसा नहीं है कि इंसान मतलब किसी पार्टी में रह करके ही संघर्ष कर सकता है, ऐसे भी आम नागरिक बन के संघर्ष कर सकता है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स तो पत्रकार महोदय आप तो समझते हैं, धार्मिक तंत्र। पॉलिटिक्स का मतलब पता नहीं लोगों को। धार्मिक तंत्र, राजतंत्र, तानाशाही तंत्र, पॉलिटिक्स है ना, तानाशाही तंत्र और एक धर्म तंत्र। तो जिसे राजतंत्र जो है वो राजाओं और रानियों का जो तंत्र चलता है तो वो राजतंत्र हुआ। धार्मिक जैसे ईरान में चला रहा है पॉलिटिक्स, ईरान लोग धार्मिक तंत्र चलाता है। और तानाशाही तंत्र जो है, तानाशाही तंत्र मतलब तानाशाह लोग चलाते हैं। और हम लोग का जो है ये हम लोग का जो है हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की पॉलिटिक्स होती है जी यहां पे। तो हम लोग पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, पॉलिटिक्स कैसे करनी है हम लोग जानते हैं। जब पॉलिटिक्स में हम जैसे युवा नहीं आएंगे मैदान में तो लोग को समझ में आता है कि दूत ये सबको तो पॉलिटिक्स पता ही नहीं है। हम लोग को पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कायदे से पता है, मगर हम लोग नहीं चाहते हैं अगर हम लोग मैदान में आए ना तो पॉलिटिक्स का मतलब समझा दें कि पॉलिटिक्स क्या होती है।
पॉलिटिक्स बोलने से नहीं होती है, पॉलिटिक्स करने से नहीं होती है, पॉलिटिक्स जुनून से होती है। आज हम इमामगंज विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे उलमाओं पे उंगली उठी। हमारे उलमाए कराम जो हमारे आलम दीन हैं वो पटना में संघर्ष कर रहे थे वक्फ बोर्ड कानून पे। ये जितना मांझी जी ने कहा कि वहां पे प्रदर्शन करने वाले सभी कठमुल्ले हैं, तो प्रदर्शन उलमाए कराम जब कठमुल्ले हैं तो हम तो उलमाए कराम से बहुत नीचे हैं, ठीक है ना। और इसमें फिर कुछ मामला ही नहीं बनता है। जब हमारे दीन पे बात आ जाएगी, जब हमारे शरीयत पे बात आ जाएगी, जब हमारे ईमान पे बात आ जाएगी तो हम पूरी दुनिया को त्याग सकते हैं। ये जितना मांझी असल मामला जो है आपकी नाराजगी का वो यही है, बस कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी है। इन लोग को विकास करना नहीं है, देश में कट्टरपंथा फैलाना है। एनडीए सरकार में बैठे हुए हैं, एनडीए सरकार की नीति क्या है आप तो जान रहे हैं। एनडीए सरकार में भाई भाई में फूट डालो। हमने तो कल परसों एक नारा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा इसलिए दिया ताकि यहां हिंदुस्तान में हम सभी ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया है, तो ये हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा। कहा गया है कि परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। और ये लोग मतलब धर्म को लेकर के निशाना साधते हैं। हम तो हैं, हम अपने गांव में बहुत बेहतरीन तरीके से रहते हैं, मुसलमान 2 घर हैं वहां पे, इतनी बेहतरीन तरीके से हम अपने गांव में रहते हैं, इतना मिल्लत के साथ रहते हैं, बेहतरीन तरीके से उनके गोद में पले हम लोग बढ़े। कहां पे वहां पे हिंदूवाद है? कहां पे वहां पे हम लोगों ने कभी अत्याचार किया या उन लोगों ने हम लोग के साथ कभी कुछ किया? तो हिंदू मुस्लिम तो क्या इस बार इमामगंज विधानसभा में जाति समीकरण है वो फैक्टर डाल पाएगा इसमें? कोई जाति समीकरण यहां पे नहीं है। सारे जात के लोग ऋतुप्रिया चौधरी जी के साथ हैं, सारे जात के लोग यहां पे ऋतुप्रिया चौधरी जी के साथ हैं। और ऋतुप्रिया चौधरी जी का बहुत मार्जिन से चुनाव निकाल रही हैं, ये हम आपको बता देते हैं, बहुत मार्जिन से चुनाव निकाल रही हैं, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। और अगर ऋतुप्रिया चौधरी जी चुनाव जीतने के बाद अगर काम अच्छा नहीं करती हैं जनता के लिए, और अगर एक बात हम बोल रहे हैं, अब अगर मांझी जी की तरह ये भी गलत बयान देती हैं तो इनको भी छोड़ने का हम लोग काम करेंगे। अब इनको भी हार का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अभी तो वो ठीक दिशा में है तो उनको सही है। मांझी जी के साथ हम लोग थे, मांझी जी ने अच्छा काम कर रहे थे, ठीक ठाक सबसे मिलकर रह रहे थे तो हम लोग थे। ऋतुप्रिया चौधरी जी अभी सबके साथ अच्छे से हैं तो हम लोग उनके साथ हैं और समीकरण भी उनके साथ अच्छा है। फ्यूचर में अगर ऋतुप्रिया चौधरी जी काम नहीं करेंगी तो ये पार्टी वाइज क्या होता है? हम लोग युवा हैं, हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। एमईएम अच्छा करेगी उसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस अच्छा करेगी उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोग किसी भी पार्टी का अच्छा लीडर को जो है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? हम लोग को समाज को बदलना है, समाज के मनसा को बदलना है, समाज में जो नफरत भरी हुई है उसको बदलना है। आज राहुल गांधी जी जो चले कि भारत जोड़ो यात्रा में बोले कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। ये सच्चाई बात है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलना है। मैं किसी राहुल गांधी जी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मगर यह हकीकत है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलना है, बुलंद करना है। तो नफरत हारे और मोहब्बत जीते, यही हम लोग का संदेश है। तो क्या इस बार इमामगंज विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा, नया परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, एकदम लग रहा है। तेजस्वी जी के कार्यकाल में परिवर्तन होगा। 17 महीनों में तेजस्वी जी ने किया है काम, 17 महीना में तेजस्वी जी ने 17 महीनों में काम किया है और हम लोग को पूरा उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम कोई एफिडेविट बना के तो नहीं दे सकते हैं कि ऋतुप्रिया जी बहुत अच्छा काम कर देंगी, मगर उम्मीद कर सकते हैं इंसान पे। हमने प्रधानमंत्री चुना था ना उम्मीद के लिए ना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने आप तो नहीं बन गए नरेंद्र मोदी, पूरा हिंदुस्तान की आवाम चुनी तो उम्मीद पे नहीं चुना था कि हम लोग को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी साल में, 14 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। तो जब उम्मीद पे हम प्रधानमंत्री, एक चाय वाले को जब प्रधानमंत्री चुन सकते हैं उम्मीद पे, तो उम्मीद पे ऋतुप्रिया चौधरी जी को क्यों नहीं विधायक चुन सकते हैं? हो सकता है अपना ही खरी उतरे, अपने काम में खरी उतरेंगी। है पार्वती देवी जो कि कल ही नॉमिनेशन किए थे AIMIAM से, आज उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। अगर वो रहती मैदान में तो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती थी? पत्रकार महोदय एक बात आप समझिए,
आप पार्टी के लिए सपोज मान लीजिए, या हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, सडन में कोई आदमी दूसरी पार्टी को छोड़ के आया, उसको टिकट मिल गया, तो क्या कहलाता है? डम्मी कैंडिडेट कहलाता है। अगर आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो कैंडिडेट आता है तो कैंडिडेट पार्टी का हुआ। अचानक पार्वती जी मांझी जी के साथ थी, मांझी जी से नाराज हुई, मांझी जी टिकट नहीं दिए, पार्वती जी पलट के इधर चली आई, उनको तुरंत टिकट मिल गया साजिश के तहत। तो ऐसा नहीं मानता। आई मीन में टिकट पहले से अगर होता कि हाँ पार्वती चुनाव लड़ेंगी साल 2 साल से, तब मुसलमान सजेशन करते, मुसलमान लेते, अपना क्विक एक्शन लेते कि हाँ मीम को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि मीम जो है वो अपने पार्टी उभर के आ रही है कि दलितों की, मुस्लिमों की, मजलूमों की मीम सब तो लेता मुसलमान। मगर यहां पे अगर उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं भी होता, अगर नॉमिनेशन रहता तो भी मुसलमान यहां का सपोर्ट नहीं करता। इसलिए दलित सपोर्ट नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सडन आई है, डम्मी कैंडिडेट आई है, ठीक है ना। सडन में कोई किसी को नहीं करता है। यहां के मुसलमान अवाम, सारे कास्ट, हिंदू मुस्लिम, एकता, हिंदुस्तान में एकता की मिसाल रखने वाले जितने लोग हैं ऋतुप्रिया जी के साथ हैं। और डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि ऋतुप्रिया जी अच्छे मार्जिन से चुनाव निकाल रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार। तो ये थे सब्बू खान, जो कि अपनी बात को बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज में हमारे चैनल पे रखा, और जो इनके अंदर जो भड़ास था वो उन्होंने निकाला कि या नाराजगी थी दीपा मांझी से, संतोष मांझी से या जीतन राम मांझी से। ये सारी बातें रखे, और साथ ही साथ विकास क्या हो रहा है इमामगंज में, इसको भी इन्होंने बेबाक तरीके से रखा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम। धन्यवाद।